नमस्कार दोस्तों, 11 अप्रैल 2021 के डेली न्यूज एनालिसिस में आपका स्वागत है। देखते हैं आज कौन कौन सी इंपॉर्टेंट न्यूज है। पहली न्यूज, इंडिया चाइना एग्री टू मेंटेन स्टेबिलिटी ऑन ग्राउंड। देखिए, 11th कॉर्प्स कमांडर की टॉक्स हुई है और यहाँ पे जो बचे हुए इलाके हैं वहां से डिसंगेजमेंट करने की बात हुई है। अगर आप इस लाइन ऑफ एक्चुअल कंट्रोल को देखिए, जो लाल रंग की लाइन जा रही है, इसमें बहुत जगहों पे आप कह सकते हो डिसंगेजमेंट होना था। ये जो हम लोग का आप कह सकते हो इंडिया और चाइना का जो क्लैश शुरू हुआ था, उसकी शुरुआत के बाद जो गलवान वैली है वहां पे डिसंगेजमेंट हो चुका है, जहां पे हमारे 20 जवान शहीद हुए थे। पैंगोंग सो पे डिसंगेजमेंट हो चुका है, लेकिन ये जो गोगरा हॉट स्प्रिंग इलाका है, यहाँ पे डिसंगेजमेंट अभी नहीं हुआ है। पैंगोंग सो का जब डिसंगेजमेंट हुआ था फरवरी में, उसके बाद बोला गया था कि यार 1 से 2 हफ्ते के अंदर ही अंदर इन गोगरा और हॉट स्प्रिंग्स के इलाकों में भी डिसंगेजमेंट हो जाएगा, बट एक्चुअली में अभी वो नहीं हो पाया है। चाइना की साइड से जो रिस्पॉन्स है वो बहुत धीरे धीरे सामने आ रहा है। तो यहाँ पे इस 11th कॉर्प्स कमांडर्स में दोनों तरफ की मिलिट्रीज आमने सामने बैठी। इन्होंने बोला कि भाई हम लोग डी एस्केलेशन करेंगे फोर्सेस का, इंश्योर करेंगे कि फुल रेस्टोरेशन ऑफ पीस और ट्रैंक्विलिटी हो, प्रोग्रेस हो बायलैटरल रिलेशनशिप में। ये सब बातें यहाँ पे बोली गई। अभी कितना होंगी वो आगे आने वाले समय में पता चलेगा। दोनों साइड्स ने एक डिटेल्ड एक्सचेंज ऑफ व्यूज किया है रिमेनिस इश्यूज के रेजोल्यूशन को लेके, ताकि डिसएंगेजमेंट एलएसी पे जल्दी से जल्दी हो सके ईस्टर्न लद्दाख में। दोनों साइड्स का ये बोलना है कि हम अपने आउटस्टैंडिंग इश्यूज को एक्सपीडियस मैनर में सॉल्व करेंगे इन अकॉर्डेंस विद एग्जिस्टिंग एग्रीमेंट्स एंड प्रोटोकॉल्स। हालांकि चाइना एग्रीमेंट्स और प्रोटोकॉल्स तोड़ने में नंबर 1 है, ये हमको पता है। फिर उन्होंने ये भी बात की कि भाई ज्वाइंटली मेंटेन करेंगे स्टेबिलिटी ऑन द ग्राउंड, कोई नया इंसिडेंट ना हो, इस बात को इंश्योर करेंगे। ये सब बातें भी यहाँ पे बोली गई हैं। ठीक है भाई, तो कब होता है कब नहीं होता है ये तो समय आने पर पता चल जाएगा। ये न्यूज़ काफ़ी सेंसिटिव है, हालांकि इंटरनेशनल मीडियाज में इस न्यूज़ को डाउन प्ले किया जा रहा है। रीजन बीइंग कि चाइना पहले इनकर्जन करता है, अब चाइना को पीछे हटना पड़ रहा है। अब जब चाइना को पीछे हटना पड़ रहा है तो इंटरनेशनली चाइना की इमेज नीचे जा सकती है, इसलिए चाइना बहुत धीरे धीरे करके डिसंगेजमेंट कर रहा है ताकि पीस भी बना रहे। क्योंकि उनको पता है एक लिमिट से ज़्यादा इनकर्जन करेंगे तो फुल फ्लेज्ड वॉर यहाँ हो ही जाना है। इंडिया भी ओपनली इंटरनेशनल फोरम में चाइना को ह्यूमिलिएट नहीं कर रहा है, क्योंकि इंडिया अगर ह्यूमिलिएट करता है तो चाइना वाले जो थोड़ा बहुत पीछे जा रहे हैं वो नहीं जाएंगे। इसलिए दोनों साइड्स अपने अपने कह सकते हैं कि पब्लिक इमेज को देख के काम कर रही हैं। जनरल स्टडीज पेपर 3 में सिक्योरिटी चैलेंजेस एंड द मैनेजमेंट इन बॉर्डर एरियाज में ये न्यूज़ आपको काम आएगी। आगे बढ़ने से पहले वीडियो पे लाइक का बटन, अगर अब तक आपने इस वीडियो को शेयर नहीं किया है, इस चैनल को शेयर और सब्सक्राइब नहीं किया है, बिल्कुल कर लीजिए। मेरे चैनल के प्लेलिस्ट सेक्शन में जाके, हर्षित द्विवेदी एजुकेशन चैनल के प्लेलिस्ट सेक्शन में जाके आप लक्ष्मीकांत की पॉलिटी की प्लेलिस्ट देख सकते हैं। स्पेक्ट्रम की मॉडर्न हिस्ट्री मोस्ट इंपॉर्टेंट पार्ट कंप्लीट हो चुका है। रमेश सिंह की इकोनॉमिक्स चल रही है, सतीश चंद्रा की मिडिल हिस्ट्री चल रही है। इन्वायरमेंट एंड इकोलॉजी की भी प्लेलिस्ट प्रेजेंट है वहाँ पे। तो अगर इन प्लेलिस्ट से आपको फायदा मिल रहा है, ऑलमोस्ट मैं कोशिश कर रहा हूँ कि पूरा का पूरा कोर्स इनके थ्रू खत्म कर दूँ, तो आप ज्वाइन बटन दबा के हेल्प कर सकते हैं। इंस्टाग्राम पे फॉलो कर लीजिए, मैसेजेस के थ्रू आपके जवाब सवालों का जवाब दे के कोशिश करूँगा आगे आने समय में लाइव आके वीडियोस फोटोज़ के थ्रू आपके साथ कनेक्ट रहने की मैं कोशिश करता हूँ। टेलीग्राम ग्रुप ज्वाइन कर लीजिए इस पर्टिकुलर लेक्चर की पीडीएफ के लिए, और नोटिफिकेशन भी आपको टेलीग्राम ग्रुप में मिल जाएगी। यूट्यूब सारे लेक्चर्स की नोटिफिकेशन नहीं भेजता है। नेक्स्ट, इंडिया प्रोटेस्ट अगेंस्ट यूएस नेवल एक्सरसाइज सैंस कंसेंट। देखिए, रिसेंटली बहुत ही अनयूजुअल एक्टिविटी हुई है। यूएस ने इंडिया के एक्सक्लूसिव इकोनॉमिक जोन को वेस्टर्न इंडियन ओशन में वायलेट किया है। रिसेंटली हुआ ये कि यूएस की नेवी ने डिसीजन लिया कि वो पेट्रोलिंग करेंगे कहां पे, इंडिया के एक्सक्लूसिव इकोनॉमिक जोन में वेस्टर्न इंडियन ओशन में। और यहां पे यूएस ने एक बहुत ही अनयूजुअल सा स्टेटमेंट इशू किया है यूएस की नेवी में। एक्चुअली में इंटरनेशनल एक्सपर्ट्स भी इस एक्शन को डेसिफर नहीं कर पा रहे हैं। आगे आने वाले समय में हिंदू एडिटोरियल में हो सकता है कि हमको कुछ नई बात पता चले। तो यूएस नेवी ने यहां पे अनाउंस किया कि जो उनका शिप है द यूएसएस जॉन पॉल जोन्स, इसने फ्रीडम ऑफ नेविगेशन ऑपरेशन को कंडक्ट किया है। अब ये जो फ्रीडम ऑफ नेविगेशन ऑपरेशन कंडक्ट हुआ है, ये इंडिया के एक्सक्लूसिव इकोनॉमिक जोन में कंडक्ट हुआ है। और यहां पे यूएस नेवी का ये बोलना है कि ये जो इंडिया एक्सेसिव मेरीटाइम क्लेम्स करता है, एक्सेसिव मेरीटाइम क्लेम्स का मतलब क्या हो गया कि इंडिया जरूरत से ज्यादा बड़ा अपना एक्सक्लूसिव इकोनॉमिक जोन बताता है। अब सोचिए, यूएस और इंडिया स्ट्रेटेजिकली दोस्त है। कहीं ना कहीं इंडिया यूएस से ये एक्सपेक्ट कर रहा है कि चाइना के मैटर में मिलिटरीली भी यूएस इंडिया की सपोर्ट करेगा, मदद करेगा। लेकिन ऐसे समय पे यूएस की नेवी ओपनली ये स्टेटमेंट दे रही है कि हम फ्रीडम ऑफ नेविगेशन ऑपरेशन के अंदर ये जो इंडिया एक्सेसिव एक्सक्लूसिव इकोनॉमिक जोन क्लेम कर रहा है, इसको पुश बैक करेंगे। अब ये बड़ी बात है, ठीक है ना। यहां पे
इंडिया को स्टेटमेंट इशू करते हुए क्या बोल रहा है ये आपका यूएस की नेवी बोल रही है कि जो इंडिया वेस्टर्न इंडियन ओशन में अपना एक्सक्लूसिव इकोनॉमिक जोन क्लेम करती है ये जरूरत से ज्यादा है। जितना इंटरनेशनल लॉ यानी कि यूनाइटेड नेशंस कन्वेंशन ऑन द लॉ ऑफ सी 1982 के अंदर इंडिया को एक्सक्लूसिव इकोनॉमिक जोन मिलना चाहिए, उससे ज्यादा एक्सक्लूसिव इकोनॉमिक जोन इंडिया क्लेम करके बैठा है कहां पे, वेस्टर्न इंडियन ओशन में। ये बात बोलना है। और यूएस बोलता है कि भाई इनका फर्ज बनता है एफओएनओपी के अंदर यानी कि फ्रीडम ऑफ नेविगेशन ऑपरेशंस के अंदर, जो कि यूएस का एक डोमेस्टिक लॉ है, कि भाई वो राइट्स को मेंटेन करें, फ्रीडम को मेंटेन करें और लॉफुल यूजेस ऑफ द सी को मेंटेन करें इन अकॉर्डेंस विद इंटरनेशनल लॉ। यहां पे ये लोग पुश बैक कर रहे हैं इंडिया के मैरीटाइम क्लेम्स को। वो इंडिया के मैरीटाइम क्लेम्स को एक्सेसिव बोल रहे हैं। मतलब इंडिया जितना बड़ा अपना एक्सक्लूसिव इकोनॉमिक जोन बताता है उसको जरूरत से ज्यादा बता रहे हैं। यूएस का यहां पे ये बोलना है कि इंडिया का एक्सक्लूसिव इकोनॉमिक जोन इतना बड़ा नहीं है। ऑब्वियस सी बात है, यहां पे इंडिया की तरफ से एक बैक स्टेटमेंट जाएगा ही जाएगा। ये एक्चुअली में इशू हुआ क्यों है इसके बारे में आगे एडिटोरियल्स में हमको आर्टिकल मिलेंगे ही मिलेगी। इंडिया की पोजीशन क्या है? इंडिया की स्टेटेड पोजीशन ये है कि ये जो यूनाइटेड कन्वेंशन ऑन द लॉ ऑफ सी है, उनक्लोज है। ये उनक्लोज ये बोलता है कि कोई भी कंट्री किसी दूसरे कंट्री के एक्सक्लूसिव इकोनॉमिक जोन में या कॉन्टिनेंटल शेल्फ में कोई मिलिट्री एक्सरसाइज या मैनूवर्स उस पर्टिकुलर देश से पूछे बिना नहीं कर सकती, खासकर तब जब उस मिलिट्री एक्सरसाइज में वेपन्स और एक्सप्लोजिव इन्वॉल्व हो। और शायद यहां पे जो यूएसएस जॉन पॉल जॉन्स नाम का जो शिप आया था इसमें वेपन्स और एक्सप्लोजिव्स इन्वॉल्व थे। तो इंडिया का यही बोलना था कि देखिए, अगर आप हमारे एक्सक्लूसिव इकोनॉमिक जोन से अपने कॉमर्शियल शिप को या किसी और शिप को लेके निकल जाते हो तो ठीक है, लेकिन अगर आप कोई मिलिट्री मैनूवर करते हो, मिलिट्री मैनूवर का प्रॉपर डेफिनेशन नहीं दे रखी यहाँ पे, लेकिन मिलिट्री मैनूवर आप यही बोल सकते हो कि कोई एक ऐसा शिप जो कि बहुत ज्यादा मिलिट्री इक्विपमेंट से लदा हुआ हो, बहुत ज्यादा एक्सक्लूसिव से लदा हुआ हो, उस शिप के अंदर किसी दूसरे स्टेट पे अटैक करने की काबिलियत हो। अगर इस प्रकार का कोई शिप आपको इंडिया के एक्सक्लूसिव इकोनॉमिक जोन से पास कराना है तो आपको इंडिया की परमिशन लेनी पड़ेगी। यूएस क्या बोल रहा है कि भाई हम तो फ्रीडम ऑफ नेविगेशन कर रहे हैं, फ्रीडम ऑफ नेविगेशन ऑपरेशन के अंदर तुमने जरूरत से ज्यादा एक्सक्लूसिव इकोनॉमिक जोन क्लोन कर रखा है तो हम तुमको पुश बैक कर रहे हैं। तो अब तक जो यूएसए चाइना के साथ कर रहा था, एकदम से इंडिया के साथ कर रहा है। अभी क्यों कर रहा है इसके रीजंस बिल्कुल भी क्लियर नहीं हुए हैं। ओके, ये बात यहां पे बोली गई है। यहां पे इंडिया ने एक और स्टेटमेंट दिया है कि जो 7th फ्लीट है यूएस नेवी की, इसने जो फ्रीडम ऑफ नेविगेशन ऑपरेशन मिशंस किए हैं ना इंडिया के एक्सक्लूसिव इकोनॉमिक जोन में, वो इंडिया के डोमेस्टिक लॉ को वायलेट करते हैं। कौन से डोमेस्टिक लॉ को? टेरिटोरियल वाटर्स, कॉन्टिनेंटल शेल्फ, एक्सक्लूसिव इकोनॉमिक जोन एंड अदर मैरीटाइम जोन्स एक्ट ऑफ 1976। अगर आप बात करिए तो आपको यहां पे नजर आ रहा है इंडिया या फिर किसी भी और देश का उनक्लोज के अंदर यानी यूनाइटेड नेशंस कन्वेंशन ऑन द लॉ ऑफ सीज के अंदर बेस लाइन से 12 नॉटिकल माइल्स तक होता है टेरिटोरियल सी, ठीक है ना। फिर इस 12 नॉटिकल माइल्स से लेके अगले 12 माइल्स तक होता है कंटीजियस जोन, यानी इतना हो गया आपका कंटीजियस जोन, इतना हो गया आपका टेरिटोरियल सी। मतलब कि बेस लाइन से 24 माइल्स तक हो गया कंटीजियस जोन, लेकिन उस 24 माइल से 12 माइल्स तो टेरिटोरियल सी है। फिर आप बोलोगे कि भाई बेस लाइन से 200 नॉटिकल माइल्स हो गया एक्सक्लूसिव इकोनॉमिक जोन। अब आपको पता है कि 12 नॉटिकल माइल्स तो टेरिटोरियल सी है, उसके बाद 12 माइल्स कंटीजियस जोन है, उसके बाद इन 24 माइल्स को मिला के अगले 176 माइल्स तक आपका एक्सक्लूसिव इकोनॉमिक जोन है। यानी बेस लाइन से 200 नॉटिकल माइल्स तक एक्सक्लूसिव इकोनॉमिक जोन होता है। यही बात बोल रहा है यहाँ पे यूएसए कि इंडिया जरूरत से ज्यादा एक्सक्लूसिव इकोनॉमिक जोन क्लेम कर रहा है, इतना एक्सक्लूसिव इकोनॉमिक जोन इंडिया का नहीं है। इंडिया वाले बोल रहे हैं हमारा है, तुम यहां से निकलो। ये मुद्दा कितना सीरियस होगा आने वाले समय में पता चलेगा। इंडिया यूएस की रिलेशनशिप्स बहुत ज्यादा स्ट्रेटेजिक हैं, तो लगता नहीं है कि मुद्दा सीरियस होना चाहिए। जनरल स्टडीज पेपर 2 में इंटरनेशनल रिलेशंस में चीज आपको काम आएगी। एक्चुअली में जो फ्रीडम ऑफ नेविगेशन ऑपरेशन जैसी चीजें होती है ना, ये बिना प्रेसिडेंट के अप्रूवल के यूएस नेवी नहीं कर सकती है। तो अगर यूएस नेवी ने ऐसा कर दिया है तो हो सकता है बैक एंड से जो बाइडेन ने इसके लिए अप्रूवल दिया हो। अभी जो बाइडेन ने अप्रूवल दिया है तो क्यों दिया है, इस बात में थीसिस करनी थोड़ी जरूरी है और इंडिया के जो हाई पॉलिसी मेकर्स है वो सोच भी रहे होंगे। नेक्स्ट बात करते हैं डॉल्फिन बूम इन ओडिशा चिल्का लेक। चिल्का लेक इंडिया की लार्जेस्ट ब्रैकिश वाटर लेक है और यहाँ पे जो डॉल्फिन्स की आबादी है वो ऑलमोस्ट आप कह सकते हो कि बढ़ गई है, बहुत ज्यादा बढ़ गई है। ओडिशा के कोस्ट पे इन डॉल्फिन्स की आबादी लगभग दुगनी हो गई है। यहाँ 3 प्रकार की स्पेशीज की बात हो रही डॉल्फिन्स की। एक है इरावदी डॉल्फिन्स, एक है बॉटल नोज डॉल्फिन्स, एक है हम्बैक डॉल्फिन्स।
ये तीनों डॉल्फिन्स की अगर पॉपुलेशन लास्ट ईयर 2020 में जोड़ी जाए तो थी 233। इस साल पहुंच गई है ये लगभग 544। अब देखिए वाइल्ड लाइफ एक्टिविस्ट क्या क्या बोल रहे हैं। वाइल्ड लाइफ एक्टिविस्ट ये बोल रहे हैं कि देखिए चिल्का लेक में जो इरावदी डॉल्फिन्स की आबादी थी 2020 में लगभग थी 146, इस साल लगभग 162 हो गई है। अगर आप बात करो तो राजनगर मैनग्रोव डिवीजन्स में 2020 में इरावदी डॉल्फिन्स थी लगभग 60, इस बार 39 हो गई है, मतलब थोड़ी कम हुई है। जो सबसे ज्यादा पॉपुलेशन में इंक्रीज हुआ है वो हुआ है हम्प बैक डॉल्फिन्स का। हम्प बैक डॉल्फिन्स राजनगर मैनग्रोव में 2020 में केवल 2 थी, लेकिन 2021 में हम्प बैक डॉल्फिन्स का जो नंबर है वो 281 पे पहुंच चुका है, बहुत ज्यादा बढ़ गई हैं। और यहीं पे अगर आप बॉटल नोज डॉल्फिन्स की बात करो तो ये 2020 में 23 दिखी थी, इस साल 54 दिखी है। इसीलिए ओवरऑल इन 3 स्पीशीज ऑफ डॉल्फिन्स जिसका नंबर 2020 में लगभग 233 था, वो इस साल लगभग 544 पे पहुंच चुका है। ये आपको फोटोज नजर आ रही हैं, ऊपर की तरफ है इरावदी डॉल्फिन्स, यहाँ पे इस तरफ है बॉटल नोज डॉल्फिन्स, इस तरफ है हैम्पबैक डॉल्फिन्स। जनरल स्टडीज पेपर 2 में बायोडाइवर्सिटी में पर्टिकुलर न्यूज आपको काम आएगी। नेक्स्ट न्यूज की बात करते हैं, सर्वे ऑफ द ज्ञान वापी मॉस्क। इस पर्टिकुलर न्यूज को मैंने कल के एडिटोरियल में बहुत डिटेल में डिस्कस किया था। हुआ क्या है कि वाराणसी के एक सिविल कोर्ट ने आर्कियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया को ये ऑर्डर दिया है कि जो ज्ञान वापी नाम का मॉस्क बना हुआ है बनारस में, आप ये पता करिए कि क्या इस ज्ञान वापी मॉस्क जहां पे बना है उससे पहले वहां पे कोई टेम्पल था, और क्या उस टेम्पल को तोड़ के ये ज्ञान वापी मॉस्क बनवाया गया है। ये बात सिविल कोर्ट ऑफ वाराणसी ने आर्कियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया से ढूंढने को बोला है। अब ऑब्वियस सी बात है, अगर इस प्रकार के लिटिगेशंस में आर्कियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया जैसे ऑर्गेनाइजेशनल इंस्टीट्यूशनल इंस्टीट्यूट को लगाया जाएगा तो भाई ऐसे बहुत से मॉस्क होंगे इंडिया में जो कि टेम्पल तोड़ के बनाए गए होंगे, तो इससे बहुत सारे रिलीजियस डिस्प्यूट्स और भी खुल जाएंगे। यहाँ पे ये बात यहाँ पे बताई जा रही है। तो कुल मिला के एक जो एक हमारे यहाँ पे लेजिस्लेचर मतलब लेजिस्लेशन है जिसने प्रोहिबिशन लगाया है इस प्रकार के डिस्प्यूट्स पे। यहाँ पे मैं बात कर रहा हूँ प्लेसेस ऑफ वर्शिप एक्ट स्पेशल प्रोविजंस 1991 की। जो लोग मुझे लगभग 1 या 2 महीने से फॉलो कर रहे हैं उनको पता होगा कि मैंने इस पर्टिकुलर एक्ट के ऊपर वीडियोस बना रखी हैं, अलग से भी समझा रखा है। प्लेसेस ऑफ वर्शिप एक्ट अगर आप मेरे नाम के साथ यूट्यूब में सर्च मारेंगे आपको वीडियो मिल जाएगी। प्लेसेस ऑफ वर्शिप एक्ट स्पेशल प्रोविजंस 1991 क्या बोलता है कि 15 अगस्त 1947 को जिस रिलीजियस स्ट्रक्चर का जो भी स्टेटस था वो वही रहेगा। तो अगर वो मस्जिद था तो वो मस्जिद ही रहेगा, अगर वो सिख गुरुद्वारा था तो गुरुद्वारा ही रहेगा, अगर वो मंदिर था तो मंदिर ही रहेगा। और अगर 15 अगस्त 1947 को उस पर्टिकुलर स्ट्रक्चर के ऊपर मान लीजिए कोई लिटिगेशन चल भी रहा है तो वो लिटिगेशन वहीं पे समाप्त मान लिया जाएगा। जो उस पर्टिकुलर प्लेस की स्टेटस होगा 15 अगस्त 1947 का वही स्टेटस रहेगा। ये बात बोली प्लेसेस ऑफ वर्शिप एक्ट 1991 में। लेकिन जब बनारस के सिविल कोर्ट में 1997 में ये ज्ञान वापी मॉस्क वाला मुद्दा पहुंचा तो उस समय पे सिविल कोर्ट ऑफ वाराणसी ने क्या बोला कि देखिए प्लेसेस ऑफ वर्शिप एक्ट ज्ञान वापी मॉस्क के ऊपर एप्लीकेबल नहीं होता है। अभी जो अयोध्या राम जन्मभूमि मूवमेंट वाला जो जगह है जहां पे पहले बाबरी मस्जिद था, बाबरी मस्जिद तोड़ दिया गया, तो उस पर्टिकुलर जगह को भी कहीं ना कहीं स्पेशल ये प्लेसेस ऑफ वर्शिप स्पेशल प्रोविजंस एक्ट 1991 के एम्बिट से बाहर रखा गया, चूंकि वो बहुत ज्यादा पॉलिटिकली और रिलीजियसली सेंसिटिव हो रहा था। लेकिन बाकी जो रिलीजियस प्लेसेस हैं वो तो प्लेसेस ऑफ वर्शिप स्पेशल प्रोविजंस एक्ट 1991 में आते हैं। लेकिन कहीं ना कहीं जो ज्ञान वापी मॉस्क है ये एक्चुअली में काशी विश्वनाथ टेम्पल जो बने थे ना बनारस में, वहां पे जो बहुत सारे ग्रुप ऑफ टेम्पल्स थे उनमें से बहुत सारे टेम्पल्स तोड़ के शायद उस समय मस्जिद बनाए गए। ओके, उस चक्कर में एक काशी विश्वनाथ टेम्पल को बहुत लंबे समय से डिमांड करी जा रही है कि इसको प्लेसेस ऑफ वर्शिप एक्ट स्पेशल प्रोविजंस एक्ट के एम्बिट से बाहर रखिए। मतलब ये जो बहुत सारे पिटिशनर्स हैं, और मैंने आपको याद हो 10-15 दिन पहले एक एडिटोरियल भी आपके साथ डिस्कस किया था, जिस एडिटोरियल में प्रॉपर तरीके से ये जस्टिफाई करने की कोशिश की थी 2-3 लोगों ने कि भाई देखिए कुछ ऐसी हिंदू रिलीजियस श्राइन्स हैं जिनको आप प्लेसेस ऑफ वर्शिप एक्ट के एम्बिट के अंदर मत लेके आइए, वो हिंदूज के रिलीजियस एक्टिविटीज के लिए बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। लेकिन इसका काउंटर आर्ग्यूमेंट भी आ सकता है भाई कि भाई मुस्लिम्स बोल सकते हैं कि इसका मतलब ये तो है ना कि आप मॉस्क तोड़ना शुरू कर दोगे। तो ये बहुत सी बातें यहाँ पे बोली जा रही हैं। इस पर्टिकुलर इशू में एक और सोचने वाली बात यह है कि इलाहाबाद हाई कोर्ट ने अपनी रूलिंग को अभी रिजर्व करके रखा हुआ है। मतलब इसी मुद्दे में इलाहाबाद हाई कोर्ट ने क्या बोला है
कि भाई हमें और सोचने का समय चाहिए, हम बाद में जजमेंट डिलीवर करेंगे। तो इलाहाबाद हाई कोर्ट का जब जजमेंट आना बाकी है, तो उस समय पे ऐसी क्या जल्दी आन पड़ी थी बनारस के सिविल कोर्ट को कि आर्कियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया को इंस्ट्रक्शंस दे दिया गया कि पता करो कि क्या इस मॉस्क से पहले यहाँ पे कोई मंदिर तोड़ा गया है। और मान लीजिए कल की डेट में आर्कियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया बोल भी देता है यहाँ भाई मंदिर तोड़ा गया है, तोड़ के मॉस्क बनाया गया है, तो क्या आप मॉस्क तोड़ के आप मंदिर बनाने लगोगे? तो ये सब बातें यहाँ पे उठ रही हैं। एक्चुअली में पूरा का पूरा मुद्दा इसलिए इतना सेंसिटिव हो रहा है क्योंकि यहाँ पे विश्वनाथ टेम्पल इन्वॉल्व है। ठीक है, ये जो काशी विश्वनाथ टेम्पल है आपका बनारस में, गंगा के तट के बहुत पास है, लॉर्ड शिवा का एक बहुत इंपॉर्टेंट श्राइन माना जाता है। 12 प्रोमिनेंट जो ज्योतिर्लिंग्स हैं पुराणास में, वो इसी काशी विश्वनाथ ग्रुप ऑफ टेम्पल्स में से आप कह सकते हो एक जो मोस्ट प्रोमिनेंट शिवलिंग है वो यहाँ पे है। अब ऐसा बोला गया है कि इस टेम्पल्स के बहुत सारे अलग अलग स्ट्रक्चर्स थे और इन अलग अलग स्ट्रक्चर्स को कई बार तोड़ा गया और कई बार दोबारा बनवाया गया। एक ऐसा ही स्ट्रक्चर औरंगजेब ने अपने रेन के दौरान तोड़ा है, इस बात का अंदेशा है, 100% श्योरिटी से नहीं कहा जा सकता। औद्रे तुष्की नाम की एक हिस्टोरियन है, इन्होंने अपनी किताब औरंगजेब द मैन एंड द मिथ्स में क्या बोला है कि इनके हिसाब से जो ज्ञानवापी मस्जिद थी इसको औरंगजेब के रेन के दौरान बनाया गया। तो ऑब्वियस सी बात है, औरंगजेब के समय पर बनाया गया है तो औरंगजेब के ऑर्डर्स पे बना होगा, और औरंगजेब के ऑर्डर्स पे बना है तो मोस्ट प्रॉब्ली उससे पहले कोई टेम्पल भी तोड़ा गया होगा। और ये बात तो देखिए हमको पता ही है कि औरंगजेब के रेन के दौरान बहुत से टेम्पल्स तोड़े गए हैं। अगर आप अकबर का राज देखोगे, जहांगीर का राज देखोगे, शाहजहां का राज देखोगे, इतने टेम्पल्स नहीं तोड़े गए हैं, लेकिन औरंगजेब ने टेम्पल तोड़े हैं, ये सबको पता है, और उसकी बजाय मस्जिद बनवाए हैं। लेकिन तो इसीलिए यहाँ पे बोला जा रहा है कि जो ज्ञानवापी मॉस्क जहाँ पे बना हुआ है, यहाँ पे जो पहले टेम्पल था उसको औरंगजेब ने तोड़ा और फिर वहां पे एक मॉस्क बनवाया। हालांकि 100% इसकी हिस्टोरिकल पुष्टि यहाँ पे नहीं की जा सकती है, 100% इसका प्रूफ यहाँ पे नहीं है। इसीलिए जो सिविल कोर्ट है वाराणसी का, ये आर्कियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया को इंस्ट्रक्शंस दे रहा है कि आप पता करो, क्योंकि ये एक स्पेशलाइज्ड एजेंसी है इन चीज़ों को लेके। देखिए इस सेंसिटिव मुद्दे में आगे क्या निकल के आता है। जनरल स्टडीज पेपर 2 में जुडिशरी का जो फंक्शन है उसमें ये पर्टिकुलर न्यूज़ आपको काम आएगी। और आज की फाइनल न्यूज़, ईरान अनवील्स एडवांस्ड न्यूक्लियर सेंट्रीफ्यूज। ईरान ने अनाउंस किया है कि इसने एडवांस्ड यूरेनियम इनरिचमेंट सेंट्रीफ्यूज को स्टार्ट किया है। एक्चुअली में ईरान की जो 2015 की न्यूक्लियर डील थी उससे बैक ट्रैक कर गया ईरान। बैक ट्रैक करना ही था, क्रिपलिंग सैंक्शंस इनके ऊपर लगे हुए थे, यूएस ने अपने सैंक्शंस इनके ऊपर हटाए नहीं। अब यहाँ पे यूएस की जो नई सरकार आई है जो बाइडेन की नई सरकार का ये बोलना है कि ईरान एक काम करे, फिर से अपने ऊपर लगाए गए रिस्ट्रिक्शंस को मानना शुरू कर दे तो हम इसके ऊपर से सैंक्शंस हटाना शुरू कर देंगे। ईरान ने बोला बहुत हो गया मजाक, तुम लोग पहले सैंक्शंस हटवाते हो फिर एकदम से लगा देते हो, हम लोगों ने तुम्हारी बातों को माना। 2015 का JCPOA जॉइंट कॉम्प्रिहेंसिव प्रोग्राम ऑफ एक्शन को ज्वाइन किया, उसके बाद भी तुम्हारे डोनाल्ड ट्रम्प ने यूनिलैटरली पुल बैक कर लिया, इसलिए हम भी अब अपने हिसाब से काम करेंगे और एडवांस्ड न्यूक्लियर सेंट्रीफ्यूज, न्यूक्लियर फ्यूल के इनरिचमेंट के लिए यहाँ पे चालू कर दिया ईरान ने। ठीक है, यहाँ पे जो ईरान के प्रेसिडेंट है हसन रोहानी साहब, इन्होंने 3 कैस्केड्स ऑफ 164 IR6 सेंट्रीफ्यूज, 30 IR5 और 30 IR6 डिवाइसेस को ईरान के नटांज इन यूरेनियम इनरिचमेंट प्लांट में चालू किया है। खास बात दोस्तों ये है कि ईरान की तरफ से ये स्टेप आया है वियना में बातचीत के बाद। वियना में रिसेंटली ईरान ने JCPOA की जितनी भी पार्टीज थी यूएस के अलावा, उन सबके साथ बैठ के बातचीत करी। जो फॉर्मर प्रेसिडेंट है डोनाल्ड ट्रंप, 2018 में उन्होंने डील से वापस पुल बैक कर लिया। जो बाइडेन डील में वापस आना चाहते हैं, बट जो बाइडेन का सीन क्या है कि पहले आप अपने जो भी आपको हमने टारगेट्स दे रखे हैं ईरान को, आप पहले वो मानो, फिर हम आपके ऊपर से सैंक्शंस हटाएंगे। ईरान का क्या बोलना है कि पहले आप इकोनॉमिक सैंक्शंस हटाओ, उसके बाद हम आपकी बात को मानेंगे। तो पहले आप पहले आंख में पहले आई को ब्लिंक कौन करेगा, ये कंपटीशन चल रहा है। ईरान तो सीधे सीधे बोल रहा है कि हम अपना न्यूक्लियर एनरिचमेंट करेंगे। यूएसए बोल रहा है कि पहले आप अपने सारे जो वादे हैं JCPOA के अंदर उनको फॉलो करो, फिर हम सैंक्शन हटाएंगे। तो पहले आपके चक्कर में यहाँ पे चीजें रुकी हुई हैं। ओके, तो ये सब चीजें हैं। देखिए क्या निकल के आता है यहाँ पे। ईरान की अगर आप नेबरिंग कंट्रीज की बात करिए तो ईरान के नॉर्थ में आता है आपका अजरबैजान, आर्मीनिया के साथ छोटी सी बाउंड्री, कैस्पियन सी है, तुर्कमेनिस्तान है, इसमें भी थोड़ा सा इलाका तुर्कमेनिस्तान के साथ जुड़ा हुआ है नॉर्थ ईस्ट में। ईस्टर्न पार्ट ईरान के बॉर्डर का अफगानिस्तान के साथ है, पाकिस्तान के साथ है। साउथ में अरेबियन सी और पर्शियन गल्फ है। वेस्ट में इराक है और टर्की के साथ बाउंड्री लगती है किसकी, ईरान की।
तो ये ईरान के बारे में बेसिक जानकारी थी। जनरल स्टडीज पेपर 2 में इंटरनेशनल रिलेशंस में न्यूज़ आपको काम आएगी। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो फ्रेंड्स। आई होप आपको कुछ ना कुछ यहाँ पे सीखने को मिला हो। अपने व्यू पॉइंट नीचे कमेंट बॉक्स में जरूर दीजिएगा। ज़्यादा से ज़्यादा लोगों के साथ इस वीडियो को शेयर करिएगा।